ऊंचे हिमालय के पहाड़ एक शांत जगह है, लेकिन जून 2020 में यह शांति टूट गई। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए। हवा पतली थी और जमीन जमी हुई थी। एक भयंकर हाथ से हाथ की लड़ाई छिड़ गई। यह 1967 के बाद पहली बार था कि एलएसी पर सैनिक मारे गए। इस झड़प में भारत ने 20 बहादुर सैनिक खो दिए। यह एक गंभीर वेकअप कॉल था। इसने दिखाया कि सीमा उतनी स्थिर नहीं थी जितनी लोग सोचते थे। पुराने सीमा प्रबंधन तरीके पर्याप्त नहीं रहे। इसके बाद सब कुछ बदल गया। भारत ने उत्तरी सीमाओं पर कड़ी नजर शुरू की। सरकार ने लद्दाख में मजबूत मिलिट्री प्रेजेंस की जरूरत महसूस की। चैलेंज सिर्फ सैनिक बढ़ाना नहीं था, यह सही इक्विपमेंट का सवाल था। पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, सड़कें संकरी हैं, सर्दियों का तापमान बेहद कम होता है। स्टैंडर्ड गियर अक्सर इतनी पतली हवा और ठंड में स्ट्रगल करता है। नई स्ट्रैटेजी और नए टूल्स की जरूरत थी। 2020 की घटना ने डिफेंस पोस्चर पर फिर सोचने को मजबूर किया। फोकस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर रेडीनेस पर चला गया। इसका मतलब था हर हिस्से को देखना, सैनिकों के कपड़ों से सेना की बड़ी बंदूकों तक, टैंक्स तक। एलएसी अब नए मिलिट्री प्लानिंग का केंद्र बन गया। हर डिसीजन पूछा जाने लगा, क्या यह हिमालयी सीमा की रक्षा करेगा? इस नई रियलिटी ने डिफेंस पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट में बड़े बदलावों की राह खोली। वर्षों तक टेंशन्स बने रहे। दोनों पक्षों ने हजारों ट्रूप्स भेजे और भारी इक्विपमेंट भी। यह लंबा, मुश्किल स्टैंड ऑफ 4 साल से अधिक चला। अक्टूबर 2024 में कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर ट्रूप्स वापस बुलाने का एग्रीमेंट हुआ। ये छोटा कदम शांति की तरफ था, लेकिन सबक साफ थे। भारत फिर से अनप्रिपेयर्ड नहीं रह सकता था। माउंटेन वॉरफेयर की मॉडर्नाइजेशन अब टॉप नेशनल प्रायोरिटी बन गई। यह मिशन अगले दशक की डिफेंस स्ट्रेटजी को डिफाइन करेगा। गलवान झड़प के बाद के सालों में चीन चुप नहीं बैठा। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत तेजी से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। नई सड़कें, पुल, सुरंगें, ट्रूप्स और सप्लाईज के लिए नई यातायात सुविधाएं। उन्होंने कई नए एयरफील्ड्स, हेलीपोर्ट्स भी बनाए। इन नई फैसिलिटीज ने चीन को अपनी एयर पावर को सीमा के करीब लाने की अनुमति दी। यह रैपिड कंस्ट्रक्शन तिब्बत में अपनी मिलिट्री पोजीशन मजबूत करने की लॉन्ग टर्म योजना का संकेत था। चीन ने नए और एडवांस्ड वेपन्स लाए। सबसे महत्वपूर्ण टाइप 15 लाइट टैंक माउंटेन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया। वजन लगभग 33 से 36 टन। संकरी पहाड़ी सड़कों और पुलों पर यात्रा आसान। 105 मिलीमीटर बंदूक से लैस। इससे पीएलए को रगेड टेरेन में एडवांटेज मिला। चीन ने 500 प्लस ऐसे टैंक्स बनाया। नया हार्डवेयर केवल टैंक्स तक सीमित नहीं था। पीएलए ने एडवांस्ड आर्टिलरी तैनात की। उदाहरण, पीसीएल सीरीज ट्रक माउंटेड गन्स। ये बंदूकें तेजी से रिपोजिशन हो सकती हैं, शेल्स फायर करती हैं, फिर नई पोजीशन पर चली जाती है। चीन ने ड्रोन्स का उपयोग बढ़ाया, जैसे CH-4। भारत ने अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए मदद के लिए ट्रस्टेड पार्टनर्स की ओर देखा। सबसे सफल पार्टनरशिप्स में से एक दक्षिण कोरिया के साथ था। भारत को शक्तिशाली और मोबाइल आर्टिलरी की जरूरत थी। एक बड़ी बंदूक जो उसके टैंक्स के साथ चल सके और अलग अलग लैंडस्केप्स में तेजी से आगे बढ़ सके। इसका जवाब K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर के रूप में आया। भारतीय सेना के वर्जन का नाम K9 वज्र T रखा गया। यह प्रभावशाली मशीन एक बड़ी 185 मिलीमीटर बंदूक से लैस है। स्पेशल एम्युनिशन के साथ 50 किलोमीटर तक मार कर सकती है। K9 वज्र को ऐसे ही नहीं चुना गया था। इसे मुश्किल भारतीय परिस्थितियों में खुद को साबित करना था। 2015 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए। K9 ने रूस के दुआ S-19 MESTAS सिस्टम के खिलाफ मुकाबला किया। ट्रायल्स बहुत टफ थे। राजस्थान के गर्म रेगिस्तानों, लद्दाख के ठंडे हाई एल्टीट्यूड एरियाज। इन टेस्ट्स के दौरान K9 वज्र ने भारतीय निर्मित एम्युनिशन का उपयोग करके सैकड़ों राउंड्स फायर किए और 1000 किलोमीटर से ज्यादा चला। इसने अपने कंपटीटर से बेहतर प्रदर्शन किया। भारत के विविध और डिमांडिंग टेरेन्स में अपनी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को साबित किया। चिलचिलाती गर्मी जमा देने वाली ठंड तक। K9 वज्र की सबसे अच्छी फीचर्स में से एक उसकी इनक्रेडिबल रेट ऑफ फायर है। ये सिर्फ 15 सेकंड में 3 राउंड्स फायर कर सकता है। एक बर्स्ट जो दुश्मन की पोजीशन को सरप्राइज और ओवरवेल्म कर सकता है। लंबे एंगेजमेंट्स के लिए
यह प्रति मिनट 6 से 8 राउंड्स की फायरिंग रेट बनाए रख सकता है। यह फायर पावर और फायरिंग के बाद तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता के साथ इसे आधुनिक बैटलफील्ड पर एक बहुत ही सर्वाइवेबल और डेडली वेपन बनाता है। इन सिस्टम्स के 100 के इनिशियल ऑर्डर ने भारतीय सेना के आर्टिलरी कोर को आधुनिक बनाने में एक बड़ा कदम थी। पार्टनरशिप सिर्फ एक साधारण खरीद से आगे बढ़ गया। पहले 100 K9 वज्र यूनिट्स का निर्माण भारत में निजी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया, दक्षिण कोरिया के हनवा एरोस्पेस के सहयोग से। इस डील में काफी लोकल प्रोडक्शन शामिल था, जिसमें 50% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में बनाए गए थे। पहले बैच की सफलता के बाद अप्रैल 2025 में 100 और यूनिट्स के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस फॉलोअप ऑर्डर का उद्देश्य लोकल प्रोडक्शन को 60% से ज्यादा बढ़ाना था, जिससे रक्षा संबंध गहरा हो और भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को बढ़ावा मिले। 구독과 좋아요는 더 강력한 인도군 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 라이크 카레, 서브스크라이브 카레. जहां K9 वज्र ने एक शक्तिशाली आर्टिलरी सॉल्यूशन प्रदान किया, वहीं भारत को चीन के टाइप 15 टैंक का सीधा जवाब अभी भी चाहिए था। भारतीय सेना के मेन बैटल टैंक्स जैसे T-90 बहुत भारी हैं और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में प्रभावी ढंग से काम करने में स्ट्रगल करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए भारत ने अपना खुद का लाइट टैंक जोरावर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया। यह टैंक हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट का मास्टर बनने के लिए शुरू से ही डिजाइन किया जा रहा है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय सेना को एक तेज, अजाइल और शक्तिशाली आर्मर्ड व्हीकल देना है, जो हिमालय में लड़ सके और जीत सके। जोरावर प्रोजेक्ट स्मार्ट और तेज डेवलपमेंट का एक शानदार उदाहरण है। हर एक हिस्से को स्क्रैच से आविष्कार करने के बजाय डिजाइनर्स ने अलग अलग सोर्सेज से प्रूवन टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया। उदाहरण के लिए टैंक का चसी K9 वज्र के लिए उपयोग किए गए चसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसने लद्दाख में अपनी मोबिलिटी पहले ही साबित कर दी है। टरेट और मेन गन एक बेल्जियम कंपनी कॉकरिल से आते हैं। इसमें एक आधुनिक 105 मिलीमीटर हाई प्रेशर गन है, जो कई तरह के एम्यूनिशन फायर कर सकता है। इन मौजूदा विश्वसनीय कंपोनेंट्स को मिलाकर DRDO और L&T ने एक प्रोटोटाइप बहुत तेजी से विकसित किया। टैंक में प्रोटेक्शन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसमें मॉड्यूलर आर्मर है, जिसे थ्रेट लेवल के आधार पर बदला या अपग्रेड किया जा सकता है। यह एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से भी लैस है, जो आने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स को टकराने से पहले ही मार सकता है। डिजाइन में दुनिया भर में हाल के कॉन्फ्लिक्ट से सीखे गए सबक भी शामिल हैं, जैसे यूक्रेन में युद्ध। इसे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक मॉडर्न और वर्सेटाइल फाइटिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। जोरावर प्रोटोटाइप ने दिसंबर 2024 में अपने मुश्किल ट्रायल्स शुरू किए। इसे न्योमा, लद्दाख में 13,800 प्लस फीट ऊंचाई पर ले जाया गया। वहां इसने रफ टेरेन से सफलतापूर्वक गाड़ी चलाई और पतली, ठंडी हवा में अपनी मेन गन कई बार फायर की। जनवरी 2025 तक इन डेवलपमेंटल ट्रायल्स को सफल घोषित किया गया। इस माइलस्टोन के पार होने के साथ प्रोजेक्ट अगले फेज में चला गया। यूजर ट्रायल्स, जहां सेना के क्रू टैंक का टेस्ट करेंगे, सितंबर 2025 में शुरू होने वाले हैं, जिससे फुल स्केल प्रोडक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। K9 वज्र पार्टनरशिप और जोरावर टैंक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी कहानी के दो हिस्से हैं। वे आत्मनिर्भर भारत नामक लक्ष्य की ओर भारत के दृढ़ पुश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है एक आत्मनिर्भर भारत। दशकों तक भारत सैन्य हार्डवेयर के दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक था, जबकि इसने सशस्त्र बलों को अच्छे इक्विपमेंट दिए। इसका मतलब यह भी था कि देश दूसरों पर निर्भर था। नई स्ट्रैटेजी भारत के अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का निर्माण करना है, डिजाइन विकसित और उत्पादन कर सके। आत्मनिर्भरता की ओर यह यात्रा विदेशी पार्टनर्स के लिए दरवाजा बंद करने का मतलब नहीं है। इसके बजाय यह रिश्ते की प्रकृति को बदलने के बारे में है। K9 वज्र कार्यक्रम इस नए मॉडल को एक्शन में दिखाता है। भारत ने दक्षिण कोरिया से सिर्फ एक तैयार प्रोडक्ट नहीं खरीदा,
इसने भारत में हाविट्जर्स बनाने के लिए एक पार्टनरशिप में प्रवेश किया, जिसमें लोकल पार्ट्स का बढ़ता हिस्सा था। यह दृष्टिकोण भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हासिल करने की अनुमति देता है, अपने कर्मचारियों के स्किल्स विकसित करने की अनुमति देता है, अपनी फैक्ट्रीज में नौकरियां पैदा करने की अनुमति देता है। यह एक विन विन सिचुएशन है जो सैन्य शक्ति और आर्थिक क्षमता दोनों का निर्माण करता है। ज़ोरावर टैंक इस रास्ते पर अगला लॉजिकल स्टेप का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम है, जबकि यह विकास को गति देने के लिए कुछ प्रमुख विदेशी कंपोनेंट्स का उपयोग करता है। समग्र डिजाइन और इंटीग्रेशन स्वदेशी है। भारतीय सेना ने इन टैंक्स के 59 यूनिट्स के लिए एक इनिशियल ऑर्डर दिया है, जिसमें 350 से ज्यादा हासिल करने की लॉन्ग टर्म प्लान है। यह बड़ा ऑर्डर न केवल LAC के साथ डिफेंसेस को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के भीतर आपूर्तिकर्ताओं और कुशल इंजीनियरों का एक पूरा इकोसिस्टम भी बनाएगा, जिससे आने वाले सालों तक राष्ट्र की औद्योगिक नींव मजबूत होगी। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है। जटिल हथियारों को डिजाइन करना और बनाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई प्रगति अनडिनायबल है। 2020 के हाई एल्टीट्यूड टेंशन से उद्देश्य की एक नई भावना उभरी है। भारत खतरों पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति से अपनी ताकत को सक्रिय रूप से बनाने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों से सीखकर, अपनी प्रतिभा में निवेश करके और अपनी अद्वितीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत लगातार एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जहां उसकी सुरक्षा और संप्रभुता उसके अपने हाथों से सुरक्षित है। वज्र की गर्जना। जय हिंद। 여러분의 좋아요가 인도의 국방력을 전 세계에 알립니다. 다음 영상에서 만나요.